हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एमाइटोटिक डिवीजन। हमने इंटरफेज पढ़ लिया, उसके बाद अब एम फेज पढ़ रहे हैं। एम फेज में 3 तरह के डिवीजन पाए जाते हैं। पहला है एमाइटोटिक, दूसरा है माइटोटिक, तीसरा है मियोटिक। तो एमाइटोटिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माइटोटिक सेल डिवीजन या माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस जो होती है या माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, तो अब इसका नाम माइटोसिस क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो है माइटोस 2 वर्ड से मिलके बना है। माइटोस मीन्स होता है थ्रेड एंड ओसिस मीन्स होता है स्टेट। तो इस डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं माइटोसिस। इसलिए इसका नाम माइटोसिस पड़ा। और इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल, एक सेल से जो 2 सेल बनती है, ये मान लीजिए 2n है और इससे बनी 2 सेल, 2 डॉटर सेल बनी। तो ये 2 डॉटर सेल में 2n ही क्रोमोसोम जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, जितना क्रोमोसोम पेरेंट में है वो डॉटर में बराबर बराबर जाएगा, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और माइटोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको माइटोसिस कहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री देख लें। तो सबसे पहले टर्म माइटोसिस किसने दिया था? फ्लेमिंग ने सबसे पहले। और प्लांट में माइटोसिस का एक्सप्लेनेशन प्लांट में किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। और एनिमल में भी किसने किया था? फ्लेमिंग ने ही किया था। टर्म भी, माइटोसिस टर्म भी फ्लेमिंग ने दिया था और एनिमल में माइटोसिस का एक्सप्लेनेशन भी फ्लेमिंग ने किया था। और प्लांट में किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। अब ये माइटोटिक डिवीज़न पाया कहाँ जाता है? कौन सी सेल में माइटोटिक डिवीज़न होता है? तो जनरली तो सारे सोमैटिक सेल में जो है माइटोटिक डिवीज़न होता है, क्योंकि इक्वेशनल डिवीज़न है ये। तो जितनी भी सोमैटिक सेल होती हैं बॉडी की, उन सब में कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोटिक डिवीज़न होता है। लेकिन जर्माइनल सेल में भी क्या होता है? माइटोटिक डिवीज़न प्रेजेंट होता है। कब? जब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 प्रोसेस होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो जब पहली फेज जो होती है मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी माइटोटिक डिवीज़न ही पाया जाता है। उसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन वाले फेज में, पहली फेज में सेम होती हैं। अगर 2n है तो 2n ही रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरेशन फेज। तो इन दोनों में क्या होता है? मियोटिक डिवीज़न, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम डिटेल में देखते हैं माइटोटिक डिवीज़न कहाँ पाया जाता है। जनरली सोमैटिक सेल में और जर्माइनल सेल के मल्टीप्लिकेशन फेज में ये पाया जाता है। अब स्टेजेस कितनी होती हैं माइटोटिक या माइटोसिस की? स्टेजेस कितनी होती हैं? तो इसमें भी 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। पहली कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस। ये भी 2 स्टेज में अपना पूरा स्टेप पूरा करता है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग। न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग कैरियोकाइनेसिस कहलाएगी और साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग साइटोकाइनेसिस कहलाएगी। तो पहले देखते हैं न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग कितने सब फेज में पूरी होती है। ये तो पहला फेज हो गया कैरियोकाइनेसिस। इसमें सब फेज 4 हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है, स्प्लिटिंग जो होती है न्यूक्लियस की, वो 4 फेज से पूरी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट है टीलोफेज। अब जब यहाँ टीलोफेज में आके, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, जब यहाँ टीलोफेज में आके न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो इसके बाद अब उसका, उस सेल का न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, अब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, मतलब वो सेल एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। ठीक, अब ये जो एम फेज हम पढ़ रहे हैं माइटोटिक डिवीज़न, या अभी इससे पहले पढ़ा था एमाइटोटिक डिवीज़न, ये सब क्या है? ये सेल इंटरफेज के बाद आती है। तो सेल में इंटरफेज, अपना सेल जो है इंटरफेज को क्रॉस कर चुकी है। तो अगर मान लीजिए 2n है, नंबर उसका 2n है, तो उसकी C वैल्यू कितनी होगी इंटरफेज में? क्योंकि वहाँ पे DNA रेप्लिकेट कर चुका है, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो उसकी C वैल्यू जो होगी वो 4C होगी। मैंने C वैल्यू में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले पीछे जाके वो लेक्चर देख लें।
कि सी वैल्यू क्या होती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कैरियोकाइनेसिस के जो 4 सब स्टेजेज हैं उनमें क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं इंटरफेज में आपको पता है क्या क्या होता है। इंटरफेज है, सेल अपने इंटरफेज में है, ये सेल है। अगर अच्छा, ये एक बात ये जान लें कि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो एनिमल सेल की बात हो रही, प्लांट सेल की बात भी हम आगे कर लेंगे। तो ये एनिमल सेल है और सेल अपने इंटरफेज में है। ये सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट है। अगर आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसके बीच बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमैटिन फाइबर है, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये सेल अपने इंटरफेज में है। अब ये इंटरफेज से किसमें आएगी अपने अर्ली प्रोफेज में, न्यूक्लियर डिवीज़न के कैरियोकाइनेसिस के पहले फेज में आएगी, जो कि क्या है। अब ये प्रोफेज जो था उसको 2 पार्ट में बांट के मैंने दिखाया यहाँ पे, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। तो पहले देखेंगे अर्ली प्रोफेज क्या है। सेल इंटरफेज से आ गई, इसमें अर्ली प्रोफेज में आ गई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे पहले आपने देखा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही थी। अब ये जितने भी इसमें मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, जितनी मेम्ब्रेन है वो सारी मेम्ब्रेन इस अर्ली प्रोफेज में आने के बाद डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगी, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, डिसोसिएट हो रही है। और जो क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पे जो थिन स्ट्रक्चर था वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे यहाँ पे कंडेंस होना शुरू कर देगा, क्वाइलिंग करके मोटा स्ट्रक्चर बनने लगेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पे कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारी मेम्ब्रेन रप्चर होनी शुरू हो जाएंगी। और सेंट्रियोल जो था वो सेंट्रियोल स्प्लिट करके माइग्रेट करना शुरू कर देगा एक पोल से अपोजिट पोल पे। अगर एक पोल पे है तो दूसरा वाला माइग्रेट करके कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला जा रहा है इसके अपोजिट पोल पे। तो इसमें क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और क्रोमैटिन फाइबर जो है कंडेंस होके एक थिक स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। और सेंट्रियोल क्या होंगे, माइग्रेट करके अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये है अर्ली प्रोफेज। अब देखेंगे लेट प्रोफेज क्या होता है। अर्ली प्रोफेज में हमने देखा कि सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पे माइग्रेट करने शुरू कर दिए थे। अब ये जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जब सिचुएट हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। लेट प्रोफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सेंट्रियोल से 2 तरीके के फाइबर बनेंगे, एक स्मॉल फाइबर बनेंगे और एक लार्ज फाइबर बनेंगे। जो स्मॉल फाइबर होगा वो तो एक एक पोल पे ही रह जाएगा और लार्ज फाइबर जो बनेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इस सेंट्रियोल को इस सेंट्रियोल से कनेक्ट करेंगे। तो अब जो ये स्मॉल फाइबर बने हैं इसको कहते हैं एस्टर रेज, और छोटे छोटे जो फाइबर बने हैं इसको एस्टर रेज कहते हैं। और ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल और एस्टर रेज को मिला के एक साथ क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इन दोनों को मिला के एस्टर कहते हैं। और एनिमल सेल में एक एस्टर ये हुआ, एक दूसरा वाला एस्टर ये हुआ। यहाँ भी एक सेंट्रियोल है और इसके छोटे छोटे फाइबर जो हैं एस्टर रेज हैं, दोनों को मिला के एक एस्टर ये होगा। तो ये 2 एस्टर प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, इसलिए एनिमल सेल को एम्फी एस्ट्रल कहा जाता है। इसीलिए एनिमल सेल को क्या कहा जाता है, एम्फी एस्ट्रल कहा जाता है। डबल एस्ट्रल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो इसके स्मॉल फाइबर हो गए। और जो इसके लार्ज फाइबर जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये जो लार्ज फाइबर हैं इसी को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।